सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आप सभी इस बात को भलीभांति जान रहे हैं कि इन दिनों हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से किशन पटनायक जी पर केंद्रित एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। यह एकाग्र उनकी जयंती पर शुरू हुआ है और इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों से अलग-अलग अनुशासनों से लोग आ रहे हैं और उन पर अपनी बात रख रहे हैं। जिस तरह से किशन पटनायक हमारे देश में एक वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं और उसके लिए विचार के स्तर पर, आंदोलन के स्तर पर, कई स्तरों पर जाकर गंभीरतापूर्वक काम करते हैं। उसका प्रभाव कई पीढ़ियों पर पड़ा है। कई अनुशासनों के लोग उनसे जुड़ते रहे हैं और उनकी ओर देखते रहे हैं। इसीलिए हम इस एकाग्र में यह कोशिश कर रहे हैं कि उनका लेखन हो, उनका निजी पक्ष हो, उनकी पत्रकारिता में अवदान हो, इन सब पर चर्चा हो और राजनीतिक रुझान की बात हो, समाजवादी आंदोलन की बात हो और उन सब के बीच किशन पटनायक किस तरह उतार-चढ़ाव सहते हुए आगे बढ़ते हैं, इसे भी हम लोग समझते रहे हैं। क्योंकि किशन पटनायक एक अनथक जिद के भी नाम है। किसी वक्ता ने यह बात भी कही कि सीमित संसाधन और असीमित विचार के बीच किशन पटनायक अपनी यात्रा करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। अपरिग्रह जैसा शब्द उन पर बिल्कुल सटीक साबित होता है। इस एकाग्र में विभिन्न पीढ़ियों से लोग आए और आज हमारे साथ हमारे देश के जाने-माने समाज शास्त्री और राजनीति कर्मी प्रोफेसर आनंद कुमार जी जुड़ रहे हैं, जो किशन पटनायक जी को कुछ और पहले से जानते हैं और कई स्तरों पर उनसे अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। उन सब पर चर्चा होगी। ऐसे में जो बातें अब तक हुई हैं, कई ऐसी बातें होंगी उस कड़ी में जो हम सभी के लिए नई भी होंगी, जो आनंद कुमार जी के माध्यम से होंगी। आप जानते हैं कि स्वयं आनंद कुमार जी कितने स्तरों पर सक्रिय हैं। राजनीति हो, शिक्षा हो, समाज शास्त्र हो, इन सभी विषयों पर मौलिक ढंग से विचार करते आए हैं और स्वयं उस वैकल्पिक राजनीति की सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, आइए हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं इस मंच की ओर से, तमाम साथियों की ओर से। जी, आनंद कुमार जी, बहुत-बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिवादन। हम सभी लोग बहुत आज धन्यवाद अर्पण जी, बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग आज आपसे जुड़कर बहुत खुश हैं और तमाम लोग इस उम्मीद में हैं कि ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें होंगी जो आज हमें सुनने को मिलेंगी। तो जिस तरह से आप किशन पटनायक जी पर बात करना चाहें, उनके अवदान पर, उनकी सोच पर, उनके साथ के कुछ निजी प्रसंगों पर और उनका निजी प्रसंग भी कितने सामाजिक महत्व का है, यह भी हम सभी जानते ही हैं। तो आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना वक्तव्य आरंभ करें। जी, स्वागत। बहुत धन्यवाद अर्पण जी। मित्रों, जब श्री अर्पण कुमार का ये अनूठा प्रस्ताव मुझे कवि राजन राजन के माध्यम से मिला, तो एक सुखद आश्चर्य हुआ कि हम लोग इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से साहित्य, संस्कृति, संवाद का एक क्रम देख रहे हैं और इसमें साहित्यकारों से लेकर के समाज सेवकों और आलोचनात्मक साहित्य से लेकर के वैकल्पिक राजनीति के विमर्श तक का एक बड़ा दायरा बन रहा है। अब मैंने इस क्रम में किशन जी के बारे में पिछले दिनों में जो कई प्रस्तुतियां हुई, उनमें से 3 को देखा
और तीनों की अलग अलग खुशबू थी। और उसमें जो एक अंदाज था अर्पण जी का कि अपनी बात पूरी तरह से रखो, और उसमें जो बात रुक जाती है फिर हम प्रश्नों के जरिए उसको उठाएंगे, वो भी एक बहुत आश्वस्त करने वाला अनुभव था। आज मैं आप सबके बीच में इस मौके के अनुकूल हमारे दौर के एक बहुत अनूठे जननायक वैचारिक योगदान करने वाले मौलिक चिंतक और एक अत्यंत आत्मीय सहज व्यक्तित्व के स्वामी श्री किशन पटनायक के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। जैसा किसी भी व्यक्ति के बारे में माना जाता है, उसका एक व्यक्तिगत पक्ष होता है और एक सार्वजनिक पक्ष होता है। किशन पटनायक जी को हमने सबसे पहले एक समाजवादी आंदोलन के नायक के रूप में पहचाना, और धीरे धीरे वो परिचय का संदर्भ बदलता चला गया और वो परिवार के अगुआ जैसे भी हो गए, जिसके साथ अपने किसी भी दुविधा को रखना, अपनी बौद्धिक समस्याओं से लेकर के मनोवैज्ञानिक परेशानियों तक के बारे में साझा करना या उनसे निसंकोच सवाल जवाब करना, इस सब का मुझे सौभाग्य मिला। श्री किशन पटनायक 1930 में जन्मे थे और उनको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जब नई सोशलिस्ट पार्टी बनाई 1955-56 में, तो कुछ मुट्ठी भर आदर्शवादी बहुत ही तेजस्वी नौजवानों का एक जमावड़ा लोहिया के इर्द गिर्द हुआ हैदराबाद में, और उनकी दो पत्रिकाएं अंग्रेजी में मैनकाइंड और हिंदी में जन निकलती थी। तो किशन पटनायक जी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अंग्रेजी पत्रिका मैनकाइंड के सह संपादन के लिए बुलाया उड़ीसा से हैदराबाद। और उसी तरह से हमारे दो चाचा रंगनाथ और कृष्णनाथ को भी उन्होंने चुना। रंगनाथ को और कृष्णनाथ, इन दोनों भाइयों को उन्होंने जन और मैनकाइंड के संपादन के काम के लिए बनारस से बुला, और रंगनाथ को तो पार्टी के संगठन का भी जिम्मा, पहले संयुक्त मंत्री के तौर पर और फिर अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के महामंत्री के तौर पर सौंपा था। इस नाते किशन पटनायक जी हमारे चाचा लोगों के मित्र थे और मेरा उनका संबंध भी करीब करीब वैसा ही था। एक उम्र की दूरी तो थी ही, एक औपचारिक पारिवारिकता का भी माहौल था। किशन जी के मन में भी हमारे लिए एक अग्रज के पुत्र के प्रति स्नेह जैसा था। हालांकि मैं उनको शुरू में समाजवादी योजना सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ही पहचानता था। हम 17-18 साल की उम्र में समाजवादी योजना सभा के सदस्य बने थे और बनारस के आंदोलनों के बीच में से हम लोगों की पहचान बनी थी। और पहली बार किशन जी को मैंने 1969 में एक जबरदस्त प्रभावशाली विद्यार्थी नौजवान प्रदर्शन की अगली कतार के नायक के रूप में दिल्ली की सड़कों पर देखा था। 1966 में राम मनोहर लोहिया ने हिंदुस्तान की राजनीति में नौजवानों के साथ बढ़ रहे अन्यायों के खिलाफ एक विद्यार्थी मार्च का आयोजन कराने का प्रयास किया था, और वो बिल्कुल असफल हुआ, क्योंकि उस प्रयास की शुरुआत में कम्युनिस्ट पार्टी भी साथ थी, लेकिन प्रदर्शन के कुछ दिनों के पहले ही वो अलग हो गए और खाली समाजवादियों के जिम्मे वो काम आया और सारे समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया समेत गिरफ्तार कर लिए गए। विद्यार्थी मार्च असफल हुआ और उस समय किशन पटनायक जी भारत की लोकसभा के सदस्य तो थे ही, समाजवादी जनसभा के भी अध्यक्ष थे। लेकिन 3 साल के अंदर उस कसक को दूर करते हुए उनके ही नेतृत्व में अगला प्रदर्शन 1969 में हुआ। एक 5 सूत्री मांग पत्र को देश की संसद को समर्पित किया गया और कई हजार विद्यार्थी बिना रोके पहुंच गए। हम भी उनमें से एक व्यक्ति थे।
और उस समय जो किशन जी ने एक तरह की हमदर्दी दिखाई, स्नेह दिखाया, सरोकार दिखाया, जबकि वो कई हजार विद्यार्थियों, नौजवानों के शिखर व्यक्तित्व थे, लेकिन फिर भी करीब करीब हर एक से उन्होंने हालचाल पूछा, कब आए, कहाँ ठहरे, कब तक रुकोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो एक पहला उनसे परिचय हुआ। उससे पहले उनकी जो छवि थी मेरे मन में, वो एक बहुत साहसी संसद सदस्य की थी, जो जेल में रहते हुए लोकसभा का सदस्य चुना गया था 1962 में, जो भारत की तीसरी लोकसभा का सबसे कम उम्र का सांसद था, और जो सीधे श्री जवाहरलाल नेहरू जैसे विराट व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री से जनता के प्रवक्ता के तौर पर सवाल पूछने का साहस दिखाता था, और जिसके ऊपर राम मनोहर लोहिया जैसे क्रांतिकारी का उनके कंधे पर लोहिया का हाथ था। और उनके सहयोगियों में राम सेवक यादव, मधु लिमय, मनीराम बागड़ी, मुट्ठी भर लोग, लेकिन एक से एक तेजस्वी समाजवादी थे। फिर किशन जी ने जो एक सक्रियता का सिलसिला बनाया, उससे हम लोग उनके पास बराबर मार्गदर्शन के लिए आते जाते रहे। इसी बीच जयप्रकाश जी के नेतृत्व में 1973 से 1977 में एक अग्नि परीक्षा का समय आया, और उसमें जो लोग सबसे निखर के सामने आए, उनमें किशन पटनायक का नाम बहुत ऊपर था। और बिहार आंदोलन के बाद जनता सरकार का प्रयोग हुआ। उस प्रयोग के दौरान भी किशन जी ने जो आत्मसंयम दिखाया, जो अपने प्रति एक तरह का संकोच भाव रखा और कुर्सी की दौड़ से अपने को अलग रखा, तो उन सैकड़ों नेताओं की भीड़ में उनकी एक अलग पहचान और पक्की हो गई। राम मनोहर लोहिया के निधन के बाद जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण के निधन के बाद अब कौन, इस सवाल का उत्तर तलाशने में जो लोग जुटे, उनमें किशन पटनायक जी सबसे ज्यादा सिद्धांतनिष्ठ रहे। लोहिया विचार मंच का निर्माण उन्होंने लोहिया के निधन के बाद की टूट फूट के समाधान के तौर पर किया था, और ये प्रमाणित किया था कि लोहिया के विचारों की भारतीय समाजवाद की नई कहानी में एक भूमिका रहेगी। क्योंकि उस समय लोहिया के जो निकटतम अनुयायी थे, जो किशन जी से ज्यादा महत्वपूर्ण थे, उन लोगों ने अपने अपने कारणों से लोहिया के बाद की राजनीति में समाजवादी विचारधारा से बहुत दूर रह रहे लोगों को अपना नायक बना दिया था। सोशलिस्ट पार्टी में टूट फूट तो चल रही थी, और तरह तरह के गठबंधन के प्रयोग हो रहे थे। उसमें कुछ लोग इंदिरा गांधी में समाजवाद तलाश रहे थे, कुछ लोग चौधरी चरण सिंह को अगला मसीहा मानकर आगे बढ़ना चाहते थे, कुछ लोग न इंदिरा गांधी न चरण सिंह बल्कि क्षेत्रीय राजनीति की तरफ मुड़ रहे थे, अस्मिता की राजनीति को महत्वपूर्ण मान रहे थे दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में। और ऐसे में लोहिया विचार मंच को किशन जी ने अपने सहयोगी ओम प्रकाश दीपक, डॉक्टर रमा मित्रा, केशव जाधव, राम इकबाल जी, क्रांतिकारी दिनेश दासगुप्ता, अशोक सेक्सरिया, ऐसे थोड़े से लोगों को साथ लेकर के जो वैचारिक साहस दिखाया। तो हम लोग तो विद्यार्थी थे, पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में ये एक बौद्धिक साहस का प्रतीक लगा। इसी तरह से जब इमरजेंसी आई और किशन जी सुरक्षित परिवेश में से बाहर निकल करके गिरफ्तार हुए, और इमरजेंसी के दौरान और इमरजेंसी के बाद आत्मविश्लेषण के काम को उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बनाया, और उससे फिर वो पीढ़ी जो मोह भंग से गुजर रही थी, जिसको जनता पार्टी के बनने के बाद सरकार का बनना सुखद आश्चर्य लगा था, लेकिन सरकार बनने के बाद उसका धीरे धीरे बिखरना
एक बहुत बड़ी राजनीतिक दुर्घटना लग रहा था, वो मोरारजी देसाई, श्री जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, इस त्रिकोण में किसी को भी आकर्षक नहीं पाते थे। ऐसे में किशन पटनायक का प्रयास के साथ जयप्रकाश जी के साथ संवाद बनाए रखना और खुद निगरानी करते रहना, लगाम का काम करना हम सबको बहुत भाया। और तब से 2004 जब उनका शरीर शांत हुआ, वो महाप्रस्थान के लिए चले गए, तब के बीच का जो 35 बरस का समय था, वो मेरे लिए उनको नजदीक से जानने का समय था, उनकी विचारधारा को देखने और उसके राजनीतिक परिणामों को समझने का समय था। मेरे अपने प्रयोगों का उनके प्रयोगों से बहुत सीधा रिश्ता था और इसीलिए जब जब हमने कोशिश की, किशन जी हमारे शिविरों में आए, उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला से लेकर भुवनेश्वर, उड़ीसा तक और तिब्बत के सवाल पर धर्मशाला में सम्मेलन से लेकर के और दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वैकल्पिक राजनीति की समस्याओं के बारे में 2 दिन का लगातार संवाद, इस सब में किशन जी को जब जब हमने निवेदन किया, उनके बनाए संगठनों के साथ मेरी औपचारिक संबद्धता न होने के बावजूद वो पुराने समाजवादी योजना सभा के सिपाही के रूप में उन्होंने हमेशा हमारी पुकार को स्वीकारा और कई निजी प्रसंग भी हमारे और उनके संबंधों की बुनियाद में एक तरह से सीमेंट का काम करते रहे। मैंने पिछले दिनों में कुछ ऐसा संयोग बना कि समाजवादी जन परिषद के निमंत्रण पर किशन पटनायक स्मृति व्याख्यान दिल्ली में प्रस्तुत किया, जो बाद में सामयिक वार्ता में छापा गया। अभी हाल में समता मार्ग नाम के हिंदी पोर्टल के लिए वाणी दास जी, श्रीमती वाणी जी, किशन पटनायक जी की धर्मपत्नी, उनकी आत्मकथा की हमने समीक्षा लिखी और अभी 30 जून को जो किशन जी की स्मृति का दिन बनता है, हमने उनके प्रति एक स्मृति आलेख भी समर्पित किया। तो आज किशन जी को हम एक समाजवादी राजनीति के शिखर पुरुष, ध्वजवाहक और प्रकाश पुंज के तौर पर आपके सामने रखना। हर विचारधारा की तरह से समाजवादी विचारधारा में भी 3 प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व होता है। सात्विक सिद्धांत को केंद्र में रखकर बगैर कुछ हासिल करने की इच्छा के आगे बढ़ना, सात्विक राजनीति, जैसे गांधी की राजनीति राष्ट्रीय आंदोलन में, लोहिया और जयप्रकाश की राजनीति स्वाधीनोत्तर भारत में। राजनीति का दूसरा पक्ष होता है राजसी पक्ष, राजसी राजनीति, जिसमें राज्य सत्ता और राज्य शक्ति की साधना का प्रयास किया जाता है। सारा सिद्धांत का रहता है, लेकिन मूल आग्रह राजसिकता का होता है। ऐसे लोग ये मान के चलते हैं कि बगैर राजसत्ता पर प्रभावशाली नियंत्रण के समाज का ज्यादा हित नहीं कर सकते। इसी सोच में से कल्याणकारी राज्य की राजनीति का दर्शन निकला है, जिसने यूरोप में समाजवादी आंदोलन की बहुत सारी मान्यताओं को अपनाते हुए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, वृद्धावस्था पेंशन जैसे जीवन के आयामों के बारे में नए प्रयोग, नई नीतियां, नए कार्यक्रम अपनाए और लोकतांत्रिक समाजवाद की एक सीढ़ी ऊपर चढ़े। एक तीसरा पक्ष भी राजनीति का होता है, तामसिक राजनीति, जिसमें राजनीति को सिद्धांत साधना नहीं, समाज सेवा नहीं,
बल्कि आत्म संतुष्टि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस राजनीति के करने वालों का एक लक्षण ये होता है कि वो संतति और संपत्ति के मोह से ग्रस्त होते हैं, और इसका एक बड़ा प्रतीक धृतराष्ट्र को माना जाता है, जिनके लिए राजनीति का सारांश अपने पुत्रों की वासना को पूरा करने के लिए पिता के नाते जो हो सके करना, और संपत्ति संचय के बारे में कोई परहेज न करना, और संपत्ति का इस्तेमाल अपने अहंकार, अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए करना। हम लोग अपने देश की राजनीति में ऐसे लोगों को भ्रष्टाचारी कहते हैं। परिवारवादी राजनीति, तामसिक राजनीति का एक बड़ा ठोस उदाहरण है। तो अगर भारतीय समाजवाद को आप देखें और पता लगाने की कोशिश करें कि किस दौर में कौन से लोग सात्विक राजनीति के, कौन से राजसी समाजवाद के, कौन से तामसिक समाजवाद के प्रतिनिधि थे, प्रवक्ता थे, प्रतीक थे, तो औरों के बारे में तो कुछ वक्त लगेगा, लेकिन किशन पटनायक को आप निश्चित तौर पर सात्विक समाजवाद के श्रेष्ठ प्रतीक के तौर पर चिन्हित कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों आपसे कहता हूं? क्योंकि किशन पटनायक के जीवन में ये विस्मयकारी उपलब्धि थी कि जहां पर सार्वजनिक कार्यकर्ता दशक, 2 दशक, 3 दशक मेहनत करने के बाद पहुंचते हैं, श्री किशन पटनायक मुश्किल से 4 बरस की राजनीतिक जिंदगी के बाद पहुंच गए। यानी उन्होंने 1957-56 में समाजवादी पार्टी के महानायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के निमंत्रण पर मैनकाइंड का संपादन संभाला। 1960 में लगभग साल, सवा साल मैनकाइंड चलाने के बाद सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए वापस उड़ीसा लौटे और गिरफ्तार हुए। जेल में रहते हुए उन पर सत्ता प्रतिष्ठान की टेढ़ी नजर पड़ी। समाजवादी पार्टी ने उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया और 1962 की लोकसभा में पूरे हिंदुस्तान की लगभग 450 सदस्यों वाली लोकसभा में कुल 5 समाजवादी चुने गए। उनमें लोहिया नहीं थे, लिमय नहीं थे, राजनारायण नहीं थे, रवि राय नहीं थे, दिनेश दासगुप्ता नहीं थे, किशन पटनायक थे। तो मानी बात है कि इस 32 साल के नवयुवक पर सारे देश की निगाह पड़ी, समाजवादियों की आशा का केंद्र बने, और उन 5 सालों में 1962 से 67 में किशन पटनायक ने पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर श्रीमती इंदिरा, 3 प्रधानमंत्रियों के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में सदन के माध्यम से असुविधाजनक सवाल पूछे, बहसों को जन्म दिया और देश का विशेष तौर पर समाजवादियों का आशा केंद्र बने। किशन पटनायक ने खुद लिखा है कि उस समय जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री पद के दौरान डॉक्टर लोहिया की सलाह पर जब मैंने कुछ बहुत असुविधाजनक सवाल उठाए तो 24 घंटे के अंदर मुझे श्री जवाहरलाल नेहरू का खुद का भेजा हुआ उत्तर मिलता था, और मैं उस उत्तर से संतुष्ट तो नहीं था, लेकिन उनकी मर्यादा के प्रति सजगता से प्रभावित जरूर था। इसी तरह से वो ये भी लिखते हैं कि मैं सदस्य तो लोकसभा का बना, मेरे नाम एक मकान भी आवंटित हुआ, लेकिन उसकी ताली डॉक्टर लोहिया के पास रहती थी। ऐसा विदेह व्यक्तित्व, और ये सब 32-34 साल की उम्र में। उन्होंने ये भी लिखा कि वो जो टिप्पणियां लिखते थे मैनकाइंड के संपादक के नाते, उसके बारे में दूर दूर से डॉक्टर लोहिया को तारीफ के पत्र आते थे। लोगों को लगता था कि डॉक्टर लोहिया का लिखा है,
क्योंकि संपादकीय आलेखों में नाम नहीं होता लेखक का, और प्रधान संपादक लोहिया जी थे। और इस पर लोहिया जी बहुत गदगद भाव से किशन पटनायक को बताते थे कि आपने जो आलेख लिखा उसकी बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और तुम इस काम को आगे जारी रखो। तो किशन पटनायक ने यात्रा तो शुरू की, एक सहज कार्यकर्ता के रूप में, कार्यालय मंत्री थे उड़ीसा सोशलिस्ट पार्टी के, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी और ऐसा माहौल बना, ऐसा संयोग बना कि वो सीधे लोकसभा में पहुंच गए। और लोकसभा के सदस्य के रूप में एक तरफ और मैनकाइंड के संपादक के रूप में दूसरी तरफ, ये दो परिचय उनके बहुत बड़ी उपलब्धियां थे। इसके बाद एक तीसरी उपलब्धि ये थी कि राम मनोहर लोहिया किशन पटनायक को अपना अत्यंत विश्वास पात्र सहयोगी मानने लगे। लोहिया की उम्र और किशन पटनायक की उम्र में 20 साल का फासला था, लगभग पिता पुत्र का फासला। लेकिन किशन पटनायक का सोच, उनकी कर्मठता, जोखिम लेने की क्षमता और संसदीय राजनीति और समाजवादी राजनीति के बीच में सुंदर संतुलन स्थापित करने में फलता, ये सब लोहिया का मन आकर्षित करने के लिए काफी। तो इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धियों के साथ जो आदमी भारत के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर रहा था, उस व्यक्ति को सभी लोग आकर्षण से देखते थे। वो उड़िया भाषी थे, लेकिन उनके मन में पूरे भारत के प्रति अपनत्व का ऐसा भाव था कि अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने उड़ीसा के बरगढ़ के बराबर ही बिहार के मुजफ्फरपुर, उससे भी ज्यादा पटना, उत्तर प्रदेश में बनारस, उत्तर भारत में दिल्ली, पूर्वी भारत में कलकत्ता, ऐसे कई केंद्र हैं जिनमें किशन जी रुक करके काम किया, आंदोलनों में योगदान किया और स्थानीय स्तर पर अपने प्रशंसकों का एक पूरा परिवार बना लिया। मुझे पिछले कई दशकों में देश के अलग अलग हिस्सों के समाजवादियों या लोकतंत्रवादियों के साथ संवाद संपर्क का सौभाग्य मिला है। और आपको किशन जी के बारे में बंगलोर में भी लोग किस्सा बताते मिलेंगे, बंबई में भी मिलेंगे, हैदराबाद में भी मिलेंगे, और मानी बात है कि बनारस और भुवनेश्वर में तो मिलेंगे ही। उनके प्रशंसकों की कतार में श्रेष्ठ कवि, साहित्यकार, सिद्धांतकार, राजनीतिक नेता और सामाजिक आंदोलनों के नायक नायिका भी मिलेंगे। और सबके मन में एक कसक सी कि काश किशन पटनायक का हमारे साथ 100% सहयोग हो जाता। ये 100% उन्होंने खाली लोहिया और जयप्रकाश को दिया, बाकी सबके बारे में उनकी अपनी अपनी शंकाएं थी। और आज इतिहास ये देख के मुस्कुराता है कि किशन पटनायक के अंदर एक विवेक दृष्टि थी, जिसमें उन्होंने जो खरा सोना था और नकली चमक वाली धातुएं थी, उनके बीच का फासला पहचाना था। किशन पटनायक जी के बारे में मैं सात्विक समाजवादी होने के साथ ही एक दूसरी बात भी आपके सामने रखना चाहता हूं। उनके व्यक्तित्व की बनावट में असुरक्षा बोध नहीं था। अक्सर नेताओं को 3 चीजों का आग्रह रहता है और वो तीनों एषणाएं कहलाती हैं। पुत्र एषणा, यानी एक संतान हो जो मेरा नाम आगे चलाए। वित्त एषणा, यानी पर्याप्त साधन हो। और लोक एषणा, यानी लोगों में मेरा नाम हो, जय जयकारा हो। आपको ये यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने देखा है इन 3 ऐषणाओं से
ग्रस्त लोगों ने अपनी सार्वजनिक संभावनाओं को कैसे तहस नहस किया। और वहीं हमने ये भी देखा है कि किशन पटनायक को न तो आत्म प्रशंसा की भूख थी, बल्कि अगर कोई तारीफ करता था उनकी किसी लेख की, उनकी किसी भाषण की, तो संकोच में पड़ जाते थे। अच्छा, आपको मेरा भाषण अभी याद है? क्या बातें थी जो आपको खास लगी? मुझे तो नहीं याद है। क्या वो लेख आपने पढ़ा? हाँ, वो मैंने लिखा तो था खुद, लेकिन वो कई लोगों की चर्चा के बाद वो लेख बना था। मुझे अच्छा लगा कि आपने भी ध्यान दिया। आप अब इस बात को आगे बढ़ाइए। ये किशन पटनायक का जो इन 3 सहज मानवीय कमजोरियों पर विजय थी, इसने उनको अनासक्ति योग का एक साधक बना दिया था। गांधी जी ने गीता की अपनी व्याख्या का नाम अनासक्ति योग रखा है। और समाजवादियों में हमको 2 लोग तो निश्चित मिले थे जिनको अनासक्ति थी, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। उनको देश की चिंता थी, दुनिया की चिंता थी, बदल रहे माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने की बेचैनी थी। और इस माने में उनका न कोई पुत्र पुत्री से मोह था, थे ही नहीं। जयप्रकाश जी ने विवाह तो किया लेकिन संतान नहीं, लोहिया ने तो विवाह भी नहीं किया। दोनों का कोई खास बैंक खाता नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई निजी कहलाने लायक कुछ नहीं। किशन जी के बारे में वाणी जी ने लिखा कि हमारा विवाह तो हुआ, लेकिन किशन जी ने कहा कि भाई हम तुम्हारे लिए रोटी दाल से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। उन दोनों ने मिलके तय किया कि संतति का क्रम नहीं बनाएंगे, कोई जमीन कोई मकान ऐसा नहीं बांधेंगे। आखिरी दिनों में जरूर किशन जी चिंता करने लगे थे, क्योंकि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। और वाणी जी लिखती हैं कि उन्होंने ये चिंता करना शुरू किया कि कोई मकान होना चाहिए रिटायरमेंट के बाद, नहीं तो कैसे चलेगा, और कोई आर्थिक सुरक्षा का भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उनका जो सांसद के नाते पेंशन का अधिकार था, वो उन्होंने 60 बरस की उम्र तक होने तक लिया नहीं। तो वित्त की येषणा नहीं थी, पुत्र की येषणा नहीं थी, लोक येषणा भी नहीं थी। नेताओं को एक बड़ी बीमारी होती है छपास की, कि अगर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में अखबार में एक बार ठीक से नाम न छपे, उचित या अनुचित कारण से, तो कुछ अपने को असहज महसूस करने लगते हैं। किशन जी के लिए किसी शहर में जाने पर पत्रकार वार्ता आखिरी प्राथमिकता रहती थी। वो विद्यार्थियों से मिलना चाहते थे, आंदोलनकारियों से तो मिलना ही मिलना था, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से संवाद में उनकी रुचि थी, लेकिन पत्रकारों से अपने यश के लिए कोई चमत्कारी बात कह देना, कोई बेसिर पैर का बयान जारी कर देना। किशन जी के कार्यक्रमों के हम अरसे तक संयोजक रहे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि पत्रकार वार्ता का क्या कर रहे हो, या किसी कार्यक्रम में ये नहीं पूछा कि मीडिया वाले हैं कि नहीं है। और हमने देखा कि अधिकांश नेता तो पहला सवाल यही पूछते हैं कि मीडिया वाले आए हैं कि नहीं आए। और अगर मीडिया वालों की अच्छी उपस्थिति नहीं है तो उदास हो जाते। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। किशन पटनायक जंगल में नाचने वाला मोर थे। वो चाहते थे कि सहज तरीके से विचारों को प्रस्तुत किया जाए, आंदोलनों को प्रस्तावित किया जाए, आत्मसमीक्षा का कौशल बनाया जाए, और जो एक शिक्षक की प्रतिबद्धता होती है अपने विद्यार्थी के प्रति, कि हमारे पास ये साल 2 साल 5 साल के लिए पढ़ने के लिए आया है, आई है, मैं इतना कुछ इसको सक्षम बना दूं कि जब उसका हमारे यहाँ का पठन पाठन का काम पूरा हो जाए तो वो दुनिया को देखने की निगाह के साथ बाहर निकले, उस बौद्धिक क्षमता और कौशल के साथ जीवन में प्रवेश करे जो उसे एक सफल मनुष्य स्त्री पुरुष बनाए। इसीलिए किशन पटनायक का 1953-54 से 2004 के बीच का जो जबरदस्त
राजनीतिक सफर था, उसमें कुछ हजार लोगों को उन्होंने प्रशिक्षित और दीक्षित जरूर किया। इन कई हजार लोगों में से अधिकांश लोगों ने अपने अपने देश काल पात्र के हिसाब से अगला कदम उठाया। तो जैसे स्कूल के टीचर या कॉलेज के टीचर को इस बात से कोई दुख नहीं होता है कि जिसको हमने पढ़ाया, ज्ञान दिया, ज्ञान की घुट्टी पिलाई, वो आगे जा करके फिर कोई संपर्क नहीं रखा उसने, हमारे विद्यालय से वो बाहर चला गया, दूर चला गया। इसमें शिक्षक को संतोष मिलता है कि हमारे पढ़ाए हुए दूर दूर तक फैल गए। यही भाव किशन पटनायक जी का भी था। हम लोगों में से जो लोग राजनीतिक जीवन में योगदान करते हैं, उनकी ये इच्छा तो रहती ही है कि जिसको हमने पसंद किया, प्रशिक्षित किया, वो कम से कम अपनी गांठ हमसे जोड़े रखे। किशन जी की कोशिश रहती थी कि वो गांठ खोल दे, और इसीलिए एक बार दिल्ली में ही उनके साथ किन्हीं कारणों से नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू के बीच से ऑटो से गुजरने का मौका मिला, और मैंने एक खुशी के भाव से कहा कि किशन जी, ये तो हर तीसरा चौथा मकान नॉर्थ एवेन्यू से साउथ एवेन्यू का आपके परिचितों के नाम की पट्टी लगी हुई है। किशन जी हंसे और कहा कि हाँ, ये तो सच है कि इनमें से कई लोग हम लोगों के साथ कभी 2-4 कदम जरूर राजनीति में चले थे। और बात वहीं रोक दी उन्होंने। इस पूंजी को पर कोई दावा करना, उनसे कोई मदद लेना, साधन की मदद, सुविधा की मदद, कोई सवाल ही नहीं। तो जो लघु मानव की राजनीति 1960-70 में करने की कोशिश हुई महामानवों के बीच में, जवाहरलाल नेहरू महामानव, सरदार पटेल महामानव, और वो जो कस्बे का किसान, नुक्कड़ का दुकानदार, दफ्तर का बाबू, घर चला रही गृहस्थिन, ये लघु मानव। इस लघु मानव का सरोकारी बनना बहुत कठिन। इसी के लिए मार्क्सवादी भाषा में डी क्लास होना कहा गया। जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की रचना करने में जो रचनाकार है, जो शिल्पी है, उसको सबसे पहले अपने को जाति मुक्त, वर्ग मुक्त और स्त्री पुरुष के संदर्भ में लिंग चेतना से मुक्त होना पड़ेगा। मेरा अपना अनुभव है कि हमारी पीढ़ी के युवक युवतियों में, छात्राएं, युवतियां, तमाम समाजवादी नेताओं के बीच में सबसे ज्यादा सहज किशन पटनायक की उपस्थिति में महसूस करती, और वो भी स्त्री भाव पुरुष भाव से मुक्त भाषा, व्यवहार और सोच के प्रतिनिधि थे। लेकिन उनका जो जाति मुक्त जीवन था, वर्ग मुक्त जीवन था, वो अद्भुत था। जब वो सांसद नहीं रहे और विवाह हो गया, तो उनकी पार्टी के राज्यसभा के एक वरिष्ठ सदस्य भूपेंद्र नारायण मंडल जी के नौकरों के लिए दिए गए कमरे में किशन जी कुछ साल रहे। उन दिनों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र था। हम लोगों का एक समाजवादी अध्ययन मंडल था। उस मंडल के सदस्यों का 2 बार सत्र किशन जी के साथ रखा गया, और इसके लिए हम लोग भूपेंद्र नारायण मंडल के सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे किशन पटनायक और बानी दास के साथ कुछ घंटे 2 बार मिले। सर्वेंट क्वार्टर में मुश्किल से 1.5 कमरे का निवास, बैठने के लिए पटरे, एक कोने में कुछ किताबें, बिस्तर, एक छोटा सा ट्रांजिस्टर, और ये किशन पटनायक जैसे राष्ट्रीय छवि और प्रसिद्धि वाले समाजवादी का घर। और यही उनका अन्य कार्यकर्ताओं के साथ
जुड़ने का एक रहस्य भी था। किशन जी से एक बार चर्चा भी करने का मौका मिला कि ये जो साधन का अभाव है, इसका समाधान तो आप कर सकते हैं। आपके बनाए हुए हम सब लोग, कोई शिक्षक है, कोई पत्रकार है, कोई संपादक है, कोई चिकित्सक है, कोई किसान है, कोई व्यापारी है। एक सूची अगर बना ली जाए तो कुछ हजार रुपए महीने का तो इंतजाम बगैर किसी विशेष प्रयास के होगा। उन्होंने इसकी अनुमति तो हमको दी कि हम बिना प्रचार किए कुछ कर सकते हो तो करें, लेकिन इसमें उन्होंने कोई बहुत रुचि नहीं दिखाई। साधनहीनता भारतीय समाज के लघु मानव का सच है। जहां 80 करोड़ लोग बगैर सुरक्षित आमदनी के जी रहे हों, भूमिहीन किसान, ठेके पर काम करने वाले मजदूर, निरक्षर स्त्री पुरुष, उनके बीच में कई करोड़ के बजट वाली पार्टी, कई लाख के संसाधन वाले संगठन बनते हैं, बन सकते हैं, चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है, ओर छोड़ नहीं है साधन का। भारतीय जनता पार्टी तो सबसे आगे निकल गई, शायद दुनिया की सबसे धनी पार्टी हो गई। कम्युनिस्ट पार्टियां भी कोई चवन्नी के बजट पर चलने वाली पार्टियां नहीं, लेकिन किशन पटनायक ने जानबूझ करके साधनहीनता में से शक्ति पैदा करने का प्रयास किया, और वो बरस 2 बरस नहीं किया, 50 बरस किया। बुद्ध ने बढ़ाया था कि ये जो काठ है इसी में अग्नि है, प्रयास करने से निकलेगी। किशन पटनायक ने दिखाया कि ये जो साधनहीनता है इसमें भी शक्ति का स्रोत है। और उनकी आंख के आगे राम मनोहर लोहिया ने 1956 से 1967 के बीच में, और जयप्रकाश नारायण ने 1969-70 से 1979 के बीच में करके दिखाया था। किशन पटनायक उसी प्रयोग को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे, और उसका उन्होंने बड़ा दाम भी दिया, बड़ी कीमत भी चुकाई। दमे की बीमारी, नियमित चिकित्सा का अभाव, स्कूल में पढ़ा रही पत्नी की सीमित आमदनी के अलावा कोई साधन नहीं, और उस आमदनी में भी जो कार्यकर्ता उनके आसपास होते थे, उनके रहने खाने का इंतजाम, यात्रा का इंतजाम, किसी को आकस्मिक बीमारी, बहन की शादी, उसमें मदद। एक बार किशन पटनायक जी ने सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के लिए कोष की अपील की। ऐसी अपील का जो नतीजा निकलना था वही निकला। गांधी जी ने भी अपील की थी, कोई खास नतीजा नहीं निकला था। जयप्रकाश ने अपील की थी, कोई खास नतीजा नहीं निकला था। तो जयप्रकाश नारायण और गांधी जी की बात को जहां देश नहीं सुनने को तैयार हुआ, वहां किशन पटनायक की कौन सुनता। जब हमने पूछा कि इसका क्या परिणाम निकला, कहा कि नहीं, कोई खास लोगों ने रुचि नहीं दिखाई, और बात वहीं रोक दी। उन्होंने कोई उस पर सैद्धांतिक निर्णय या निष्कर्ष नहीं निकाला कि इस देश का कुछ हो नहीं सकता। हमारी और आपकी छोटी छोटी कोशिशों के बाद जब हम आशा के अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं पाते, तो फतवा जारी करते हैं कि ये देश जहन्नुम में जाने वाला है, इस देश के लोगों का कुछ हो नहीं सकता है, अगर ये समय नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे तो बदलाव कैसे होगा। और करके फिर हम कुछ समय के लिए एक खास तरह की वैराग्य की मुद्रा में चले जाते हैं। किशन पटनायक जी के लिए जाना समझा हुआ सच था। उन्होंने लोहिया को साधन अभाव में मरते देखा था। उन्होंने जयप्रकाश के साथ ओम प्रकाश दीपक के माध्यम से साधन अभाव के बावजूद तिनका जोड़ करके संपूर्ण क्रांति के सपने को बुनते देखा था। और जब साधन आया 1967 में, सरकारें बन गई 9 राज्यों में राम मनोहर लोहिया के सूत्र से, लेकिन वो साधन बजाय अमृत के जहर साबित हुआ। कई लोग जो मंत्री बने वो फिर दोबारा बिना मंत्री बने जी नहीं सके, तो जहां मंत्री बनने की गुंजाइश थी वहां चले गए, घर ही छोड़ दिया। जयप्रकाश के समय तो पूरे देश की सत्ता हाथ में आ गई।
साधन का तो कोई हिसाब ही नहीं था। लेकिन तब जयप्रकाश की सुनवाई नहीं होने लगी, लक्ष्मी पुत्रों और लक्ष्मी पुत्रियों की सुनवाई ज्यादा होने लगी। तो ये जो एक समाजवादी आंदोलन और परिवर्तन की राजनीति की समस्या है कि साधन नहीं है तो शक्ति नहीं होगी, और शक्ति नहीं होगी तो समाज में आकर्षण नहीं पैदा होगा, और समाज नहीं सुनेगा तो फिर काके करूं सिंगार पिया मोर आनर। लेकिन किशन पटनायक को इसी गुत्थी को सुलझाना था, और उनकी आंख के आगे उनके पहले गांधी इस गुत्थी को सुलझा चुके थे, जयप्रकाश भी सुलझा चुके थे, तो मुझसे क्यों नहीं सुलझेगी। इस जिद के साथ वो लगातार लगे रहे। वो जानबूझ करके साधनहीनता के बीच में से समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगे रहे। और इसीलिए कभी कभी मैं उनसे कहता था कि किशन जी, आप हठयोगी की तरह से काम करते हैं, जानबूझ करके कांटों की सेज पर लेटने का अभ्यास करते हैं। इसको थोड़ा सा लचीला बनाने की जरूरत है। लेकिन किशन जी की दृष्टि में व्यापकता थी, वो तात्कालिकता किसी एक चुनाव में सफलता असफलता को लेकर के परेशान नहीं होते थे। उनका पैमाना यही होता था कि कुछ नए लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नए लोग आ रहे हैं तो हमारा काम आगे बढ़ रहा है। वैसे ही जैसे किसान हर खेती में खेत की मिट्टी की कमी के बावजूद अगर अच्छा बीज डाल करके अंकुरित होते देख के खुश होता है, तो किशन पटनायक की याद आती। मैंने अभी तक आपको किशन पटनायक के शैली, उनके सोच और उनके आकर्षण के कारण के बारे में बताया, और मैंने आपसे ये कहने की कोशिश की कि किशन पटनायक राजनीतिज्ञ के तौर पर 3 प्रकार के राजनीतिज्ञों में से तामसिक बिल्कुल नहीं थे। राजसी से उनकी शुरुआत हुई थी, तो राज्यसभा लोकसभा के सदस्य ही थे 1962 में। लेकिन वो राजसी राजनीति से सात्विक राजनीति की तरफ लगातार बढ़ते गए। दूसरा, उन्होंने अनासक्ति योग की साधना की। उनका जो सहज 3 आकर्षण होता है, भूख होती है, जरूरत होती है, उन तीनों पर उन्होंने विजय पाई। न तो पुत्र ऐषणा थी, संतान पैदा ही नहीं की। भाई भतीजों का एक लंबा सिलसिला जरूर था, भांजों भतीजियों का, लेकिन किसी को उन्होंने कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया। वित्तेषणा नहीं थी। उनके मित्रों में संपन्न और विपन्न दोनों तरह के लोग थे, लेकिन उनके आसपास विपन्नता के बीच में नए सपनों के साथ लैस लोगों की भरमार थी। संपन्नता सिद्ध कर चुके लोगों के बारे में उनका वैराग्य भाव नहीं था, लेकिन अनुराग भाव तो नहीं था। और लोकेशना कि मेरा नाम हो, मेरा जयकार हो, वो बिल्कुल नहीं थी। एक बार उन्होंने पोस्ट कार्ड से खबर की कि दिल्ली से कलकत्ता का सफर होने वाला है, एक 20 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए गाड़ी मुगल सराय स्टेशन पर रुकेगी, अगर तुम्हारे पास समय हो तो मिलने में अच्छा लगेगा। हम कुछ 5-7 मित्रों के साथ मुगल सराय स्टेशन पर गए, गाड़ी आई, उनका डिब्बा, वो बाहर निकले, नमस्कार, स्नेह, अभिवादन सब हुआ। जब गाड़ी चलने लगी बातचीत के बाद, तो हमसे रहा नहीं गया और हमने गाड़ी चलते समय किशन पटनायक जिंदाबाद करना लगे। वो बहुत संकोच में पड़ गए और उन्होंने मना किया, कहा ये क्या नारा लगा रहे हैं आप लोग, किसके लिए नारा लगा रहे हैं, आप लोगों से मुलाकात हुई, अच्छा हुआ, अब जाओ अपने यूनिवर्सिटी वापस जाओ। किशन पटनायक जिंदाबाद, किशन पटनायक देश का नेता कैसा हो, किशन पटनायक जैसा हो, ये तो हमने कभी सुना नहीं। हालांकि मनोवैज्ञानिक स्तर पर
कौन अपनी प्रशंसा से खुश नहीं होता, वो संकोच में पड़ जाते। तीसरी बात यह कि उन्होंने साधनहीनता को एक समस्या की बजाय एक सच के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की, और उनका कोई आग्रह नहीं होता था न्यूनतम साधनों के बारे में। इसीलिए किशन पटनायक का बार बार स्मरण एक स्फुरण पैदा करता है, एक आवेग पैदा करता है, एक उम्मीद पैदा करता है। आखिरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि उनकी बातें टिकाऊ क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने राजनीति के जो सबसे असुविधाजनक प्रश्न है, समाजवाद की जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, उनको लगातार संबोधित किया, बच बच के नहीं चले। क्या है बड़े सवाल? राम मनोहर लोहिया की नीतियों के सारांश के तौर पर कहा जा सकता है कि जाति नीति जाति तोड़ो, भाषा नीति देशी भाषाएं चलाओ, अर्थनीति दाम बांधो, खर्च पर सीमा, रोजगार, किसानों को मुनाफा, और रक्षा नीति हिमालय बचाओ। ये 4 नीतियां राम मनोहर लोहिया के विराट चिंतन का सारांश थे। 4 खंबे थे जिन पर उन्होंने अपना विचारों का रचनात्मक, आंदोलनात्मक और परिवर्तन मूलक एजेंडा बनाया था। ऐसे ही किशन पटनायक ने भी जाति के सवाल पर, जब लोग बच के चल रहे थे, जी हां जी नहीं के बीच में खड़े थे, आरक्षण के सवाल पर, जाति तोड़ो के सवाल पर, वो स्पष्ट दो टूक बात कर रहे थे, जाति का सवाल। ऐसे ही अर्थनीति में जब सब लोग नरसिम्हा राव के तर्ज पे कोई विकल्प नहीं है, ये कलकत्ता में भी कह रहे थे, लखनऊ में भी कह रहे थे, भुवनेश्वर में भी कह रहे थे, किशन पटनायक दो टूक शैली में कहते थे कि ये तो विकल्प है ही नहीं, इसको भूमंडलीकरण कह के, ग्लोबीकरण कह करके आप नया नाम दे रहे हैं, दीजिए, लेकिन रोग तो पुराना है, पूंजीवाद का, शोषण का, गैर बराबरी का, साम्राज्यवाद का। इसमें से निकलना पड़ेगा और इसका विकल्प है अर्थनीति। इसी तरह से भाषा के बारे में किशन पटनायक 1960 के अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के कार्यकर्ता थे। वो अंग्रेजी में बात करने में संकोच नहीं करते थे, इसीलिए केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी उनका संवाद बना रहता था। लेकिन वो अंग्रेजी के आतंक से पीड़ित नई पीढ़ी के लिए मरहम लगाते थे। अंग्रेजी का किताबों का भंडार वो हमारे सिर पर नहीं फेंकते थे कि आपने ये किताब पढ़ी होगी, आपने इस लेखक को जाना होगा, नहीं, कोई सवाल ही नहीं। आपने किसी को नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है, अगर आपके अंदर अन्याय से लड़ने की बेचैनी है, ये आपके समाजवादी होने का पर्याप्त प्रमाण है। और इसी तरह से हिमालय बचाओ या पाकिस्तान की आतंकवादी छेड़छाड़ के बारे में चुप न रहना, ये भी किशन पटनायक की फितरत का हिस्सा था। इसलिए जब तक जाति का सवाल होगा, अर्थतंत्र में गांव और किसान के साथ अन्याय का सवाल होगा, बेरोजगारी का सवाल नौजवान को पीड़ा देगा, और औपनिवेशिकता की शिक्षा नीति, औपनिवेशिकता का संस्कार हम पर छाया रहेगा, और देश की सरहदों की सुरक्षा एक चुनौती बनी रहेगी। किशन पटनायक का लोहिया और जयप्रकाश के आगे का चिंतन हमारे काम का है। एक और बात थी जो किशन पटनायक ने बड़े साहस के साथ की, जहां पर गांधी के लोग अंबेडकर के सवालों को टालते थे, लोहिया के लोग मार्क्स के सवालों को टालते थे, और जयप्रकाश के लोग सत्ता की राजनीति की असफलताओं को निगाह से दूर रखते थे। किशन पटनायक ने इन सवालों को उठाया, गांधी और अंबेडकर के विमर्श को फिर से पढ़ा और पढ़ाया, नेहरू और गांधी के संबंधों का रहस्यमय संसार प्रकाशित किया, लोहिया और लोहिया के बाद के लोहियावादियों की मर्यादाओं, समस्याओं और शक्ति को दो टूक शैली में कहा, और जो नई प्रवृत्तियां थी, अस्मिता की राजनीति, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, क्षेत्रीय दलों का महत्व,
इसको उन्होंने किसी भी अन्य समाजवादी की तुलना में ज्यादा संरक्षण दिया। इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर और बीज सत्याग्रह की वंदना शिवा से लेकर के रैयत संगम के प्रोफेसर नंजुर और गांधी अंबेडकर के संयोग को बनाने में जुटे हुए डी.आर. नागराज और देवनूर महादेवन और फिर और नामों की मैं श्रृंखला देना नहीं चाहता, ये सब हमारे निकट के हैं और वो खुद भी याद करते हैं किशन जी को। ये सब लोग 20वीं शताब्दी के आखिरी दौर यानी जयप्रकाश के बाद की राजनीति के नायक थे और इन सब के साथ किशन जी का बहुत आत्मीय संबंध था। वो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में एक सेतु का काम कर रहे थे। ऐसे किशन पटनायक का मूल्यांकन होना बाकी है। ये अर्पण कुमार ने जो सिलसिला शुरू किया है बहुत अच्छा सिलसिला है, क्योंकि इससे किशन जी को आत्मीय तौर पर जानने वाले और सार्वजनिक बुद्धिजीवी के तौर पर जानने वाले, कवि के रूप में जानने वाले और आंदोलन नायक के रूप में जानने वाले सब एक दूसरे से उस बीते हुए कल के एक ज्योतिपुंज की चर्चा कर रहे हैं। ये तो शर्म की बात है ही है कि किशन पटनायक के लोकसभा के भाषणों का पूरा प्रकाशन नहीं हुआ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किशन जी की भी थोड़ी बहुत है। किशन जी ने अपने को सबसे आखिर में रखा। उनके जीवन काल में बहुत समझाने पर उन्होंने कुछ अपने संस्मरणों को बताने का सिलसिला शुरू किया और वो कहानी आधी अधूरी रह गई। तो उनकी जो जीवनी छपी किशन पटनायक कथ्य और तथ्य पृष्ठ, किशन जी की बताई बातें 40-45 पृष्ठ, उनकी कुल एक लोकसभा के सत्र के स्मृतियों को ताजा करने वाले दस्तावेज और पत्र हैं। वानी जी का लिखा हुआ संस्मरण है, अरविंद मोहन का लिखा हुआ विवरण है। तो जो अपनी आत्मकथा के बारे में उतना बेचैन नहीं था, उसके न रहने पर उसके भाषण न छपे तो उससे उसका कुछ बनना बिगड़ना, लेकिन हम लोगों का बहुत बनता बिगड़ता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि गंगा प्रसाद जी, नवीन जी और इस तरह के मित्रों ने वानी जी के आग्रह का सम्मान करते हुए कुछ प्रकाशन का सिलसिला शुरू किया। ये भी बहुत अच्छी बात है कि सामयिक वार्ता के पुराने अंक धीरे धीरे उपलब्ध हो रहे हैं और उनके लेखों का पुनर्प्रकाशन हो रहा है। लेकिन ये सब एक सहज कर्तव्य है बाद की पीढ़ी का। जहां तक किशन जी का अपना जीवन लक्ष्य था, उन्होंने निराशा के कर्तव्य की साधना की, अनासक्ति योग को सिद्ध किया और जो आग उनके अंदर पैदा हुई थी समाजवादी आंदोलन के सत्संग से, उस आग को लगातार उन्होंने बांटा, गीली लकड़ियों में चिंगारी पैदा की, बंजर जमीन के टुकड़ों में उन्होंने नए पौधे लगाए। उनमें से कुछ पौधे आज लहला रहे हैं, फल फूल दे रहे हैं और उसको देख करके लगता है कि इस गांव में कभी कोई बहुत अनुभवी किसान था जिसने ये बाग लगाए और आज हमारी पीढ़ी को उन बागों का फल फूल उस किसान की याद दिलाता है। ऐसा कोई बुद्धिजीवी था जिसने सूख रहे सपनों को सींचा अपने चिंतन से, अपने कर्म से, अपने विश्लेषण से, और वो विचार अगर आज प्रवाहमान हैं तो उसमें उस चिंतक का बड़ा योगदान है। मेरा ये मानना है कि गांधी लोहिया जयप्रकाश नाम की जो परंपरा कहलाती है, उसको साकार करने में किशन पटनायक का अद्वितीय योगदान था। तो इस बहुआयामी जीवन, बहुमुखी योगदान और उसका मुख्य नायक किशन पटनायक, इसी को एक सार्थक जीवन यात्रा कहा जाएगा। ऐसा जीवन जो अपने
भौतिक पक्ष के समापन के बावजूद आने वाले समय के लोगों को दिशा दे, प्रकाश दे। किशन जी की सफलताएं तो प्रेरणा का स्रोत हैं ही। उनकी जो असफलताएं थी, जो उनकी जानबूझ करके बुलाई गई असफलताएं थी, जैसे चुनाव में, चुनाव जब लड़ते तब जीत जाते, बशर्ते कि वो मुख्य धारा की पार्टी के साथ एक नरमी का संबंध रखते। लेकिन अगर वो रखते तो व्यक्तिगत तो सांसद बन जाते, लेकिन जो उनकी व्यवस्थागत आलोचना थी, वैकल्पिक राजनीति की तलाश थी, वो ठहर जाती। कहते लोग कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। शेर के बारे में ये नहीं कहा जाता कि कहते हैं कि शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, गधा नहीं बन जाएगा। तो ऐसे असाधारण समाजवादी नायक को आपने आज चर्चा का विषय बनाया, और मुझे भी उनके बारे में जो कुछ मैंने आधा अधूरा उनसे सीखा, जाना, पहचाना, उसको साझा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आभारी हूँ। तो बात खत्म करूंगा अभी दोहे से, जो किशन पटनायक पर, उनके 50 साल के सार्वजनिक जीवन पर बेहद सटीक बैठती है। और अगर कोई पूछे हमसे कि किशन पटनायक के जीवन को कैसे रखोगे, लाइन दो लाइन में, 1 घंटे में नहीं, जो अभी मैंने किया, तो मैं कबीर का वो दोहा किशन जी पर पूरी तरह से लागू मानता हूं और आपको समर्पित करता हूं, और उसी से अपनी बात खत्म करता हूं। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। सुखिया सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। किशन पटनायक जगे हुए थे, पीड़ा में थे, लेकिन पराजित नहीं थे। ऐसे अजय किशन पटनायक की स्मृति को बहुत सारे आभार के साथ मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर आनंद कुमार जी। और मित्रों, मैं भी निःशब्द हूं जिस तरह से आनंद कुमार जी भाव विह्वल हो गए। और भाव विह्वल तब हुए जब इतने ओजपूर्ण रूप से अपना वक्तव्य दिए, हमेशा की तरह। तो यह किशन जी की ही ताकत है जिनसे वे कहीं ना कहीं गति महसूस करते हैं, और अपना जुड़ाव भी हम सभी गवाह हैं कि यह वक्तव्य इतना सारगर्भित, इतना सुचिंतित रहा। और तमाम संदर्भ जैसे आनंद कुमार जी को हृदयंगम है, सब इनके भीतर है। और तभी इस तरह के वक्तव्य, सहज वक्तव्य संभव होते हैं। यह हम सभी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है आज की यह शाम। और इस अवसर पर आनंद जी को सुनना, माफ कीजिएगा, शिवानंद तिवारी जी जुड़े हुए हैं। वे बोल रहे हैं आनंद जी की बहुत बढ़िया बोले। शर्मिला जालान जी, केपी शाह जी, नवीन जी, मधु मेहता जी, राजेंद्र राजन जी, और नवेंदु प्रियदर्शी जी, हितेंद्र पटेल जी, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। और कई ऐसे मित्रगण हैं जिनमें से कुछ एक का नाम ले लूं, त्रिलोक महावर जी, केपी शाह जी, और बहुत सारे लोग। मित्रों, निश्चय ही किशन पटनायक जी को लेकर आज हम लोगों ने जिस तरह से आनंद कुमार जी को सुना, और क्रमवार यहाँ चर्चा हुई, सविस्तार चर्चा हुई, और ऐसी चर्चा हुई कि हम सभी मंत्र मुग्ध होकर सुनते ही रह गए। ऐसे भी हम सभी जानते हैं कि
आनंद कुमार जी कैसे एक जादू भरे हुए वक्ता हैं। और जब किशन पटनायक जी जैसा व्यक्तित्व हो, जो स्वयं उनका आदर्श रहा हो, तब वह जादू तो खैर चलेगा ही। और भावनात्मक स्तर पर भी जिसकी बात वे स्वयं कर रहे थे, मनोवैज्ञानिक स्तर की बात जो वे स्वयं कर रहे थे, वह ये सभी भाव स्वयं इनके भीतर भी घटित हुए। और मैं तो यही कहूंगा आनंद जी कि आप जो मुगल सराय स्टेशन पर किशन पटनायक जिंदाबाद कर रहे थे, आज आपके इन आंसुओं ने पुनः आपके उस भाव को जीवित किया है। आपका ही वह भाव है, और किशन पटनायक हम सभी के बीच ऐसे ही बने रहेंगे। और जो चीजें बची हुई हैं, चाहे उनके भाषणों की चर्चा आपने की, जो अभी कई काम अधूरे हैं, कई आलेख अभी, कई किताबें आई हैं, गंगा प्रसाद जी भी यहाँ बोले ही, और संकलन भी बने, लेकिन और जो चीजें बची हुई हैं, संचयन जैसे अभी कई काम बचे हुए हैं, उनके भाषणों का संग्रह, वह सभी क्रमशः पूरा होगा। चलते चलते मित्रों, चूंकि कई ऐसे पक्षों की ओर आनंद कुमार जी ने हम सभी का ध्यान आकृष्ट कराया, जिसमें किशन पटनायक जी अपनी कोई चिंता नहीं करते हैं, न कोई अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, और वो अपने लिखे का, अपने बोले का श्रेय भी सभी को देते हैं। तो एक दो अंश मैं आपकी अनुमति से यहाँ पर रख रहा हूं। विकल्पहीन नहीं है दुनिया में जो वो भूमिका लिखते हैं आनंद कुमार जी, उससे तो यह बात थोड़ी सी आगे और बढ़ेगी। जो मित्रगण उनको और कुछ गंभीर रूप से, या जो कई हमारे नए साथी हैं जो इन किताबों की ओर जुड़ेंगे, उनके लिए मैं यह एक दो अंश रख रहा हूं। कैसे मित्रों, एक लेखक, एक विचारक, एक आंदोलनकारी, एक राजनीति कर्मी अपने लिखे को, अपने बोले को जो है लोगों के बीच लाकर उसका श्रेय भी समाज को ही देता है। तो इसी बात को रखने के लिए यह जो किशन पटनायक जी की भूमिका है, इसके एक दो अंश रखता हूं। किशन जी लिखते हैं, यह किताब मेरी नहीं है। मित्रों, यह विकल्पहीन नहीं है दुनिया में किशन पटनायक जी की भूमिका है, और इस ओर बार बार संकेत आज आनंद कुमार जी ने दिलाए। यह किताब मेरी नहीं है, मैं इसका मात्र प्रवक्ता हूं। एक लंबे अरसे से मुझे इस बात का बोध हो रहा है कि मैं जो सुनता हूं, देखता हूं, पढ़ता हूं और दूसरों से बात करता हूं, तो उनमें से कई सारी बातें अपना लेता हूं। इस तरह जब मैं लिखता हूं तो उसका बहुत बड़ा अंश तो मुझे बना बनाया मिल जाता है, बस मैं अपने ढंग से उसको रख देता हूं। विनम्रता देखिए किशन पटनायक जी की। आगे भी लिखते हैं, कुछ बातें दूसरों या दूसरे की बातों की प्रतिक्रिया में पैदा होती हैं। इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर दूसरे की बातें नहीं होती तो मेरी भी बातें नहीं होती। सिर्फ बात को रखने में मेरा योगदान रहा, सो मैं करता नहीं हूं, प्रवक्ता हूं। प्रवक्ता होने मात्र से मैं जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, सो मैं उत्तरदायी रहूंगा। किसी चीज पर जब मेरा हस्ताक्षर या नाम मुद्रित हो जाता है तो वह इस उत्तरदायित्व को प्रकट करता है। और हम में से कई लोग जानते ही हैं इस बात को आनंद कुमार जी, कि उनकी अधिकांश किताबों की जो कॉपीराइट जो है उनकी किताबों का, वह सामयिक वार्ता के पास है, और कुछ एक में बाद के दिनों में वाणी जी के पास है। तो और वह किस तरह से पूरी हमेशा आजीवन संस्था को ही समर्पित रहे। और एक छोटा सा अंश और पढ़ लेता हूं। इसी किताब बनने की प्रक्रिया में वे लिखते हैं, किताब बनाने की प्रक्रिया में संकलन, संपादन, सुधार आदि बहुत सारे काम होते हैं जो सहयोगियों को करने पड़ते हैं। मेरी किताब में सहयोगियों के काम का अनुपात ज्यादा है, इतना ज्यादा कि उनको मैं सह लेखक मानता हूं। इस बात को इस बात को कहकर मैं एक सत्य को भी रेखांकित करना चाहता हूं। कोई भी रचना, निर्माण, आविष्कार या साफल्य
एक व्यक्ति के नहीं होते, उस वक्त की किसी इकाई, संस्था या कंपनी के भी नहीं। किसी भी कलात्मक, शास्त्रीय या वैज्ञानिक कृति के पीछे बहुत अदृश्य हाथ होते हैं, जिनको कॉपीराइट, पेटेंट कानूनों के द्वारा चिन्हित नहीं किया जा सकता। महान कृतियों के रचयिता महान कलाकार और लेखक होते हैं। महानता और मौलिकता अपनी जगह पर हैं, यहां तक वो सहमत हैं, मगर आगे भी लिखते हैं महानता और मौलिकता अपनी जगह पर हैं, इन्हें मिल्कियत में बदलना एक भद्दापन है। जो बात आपने भी कही कि भाई किताबें पढ़े न पढ़े, अगर वह असमानता के विरोध में खड़ा है तो वह समाजवादी है। कितने अच्छे ढंग से आपने इस बात को समेटा और स्वयं इस बात की ओर लगातार किशन जी भी अपनी बात रखते रहे। आगे कुछ एक पंक्तियां उनकी और पढ़ता हूं। इन्हें मिल्कियत में बदलना एक भद्दापन है। संपत्ति का अर्थ है निजी मिल्कियत या संस्था की मिल्कियत। जो प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक है, उसको संपत्ति में परिणत करना सामंतवादी संस्कार है। प्राचीन सभ्यताओं में भी इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। जीव और ज्ञान को संपत्ति समझने की कुछ प्रथाएं प्राचीन तथा मध्ययुगीन समाजों में थीं, लेकिन अधिक से अधिक चीजों को निजी संपत्ति में परिणत करने का विचार हमारे युग की अपसंस्कृति के मूल में है। और फिर एक एक करके वे रॉयल्टी की बात करते हैं और फिर तमाम अपने आलेखों पर भी आते हैं। तो बस यह इसलिए हमने यह अंश रखा कि जो आपने जिस तरह से उनकी छवि को एक सुचिंतित रूप दिया और तमाम गहराइयों में जाकर अपनी बात रखी, तो उसी को कैसे हम यहाँ उनके ही अपने वक्तव्य में, उनके अपने शब्दों में कैसे समझ सकते हैं, मुझे लगा कि इस अंश को यहाँ पर रखा जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार आनंद बहुत कुमार जी, आप जुड़े धन्यवाद। और इतनी सुंदर बातचीत संभव हो सकी। सचमुच आनंद आ गया। अच्छा, बहुत धन्यवाद। आपका ये क्रम सफल हो और बार बार हम लोग आपके जरिए इस तरह के चिंतकों और इस तरह के प्रसंगों को समझें, ये बड़ी भारी उपलब्धि रहेगी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया तमाम मित्रों का जो जुड़े हुए हैं। मित्रों, किशन पटनायक जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में हम मिलते हैं। शुभ रात्रि।